Hi learners, hope you guys doing great. Myself से गिरीश अग्रवाल स्वागत करता है आप सबके अपने चैनल SC एजुकेटर पे। वी आर बैक दिस ईयर विद 25-26। हमने अभी तक कोई कंटेंट नहीं डाला था बिकॉज हम ऐसा ज्यूम कर रहे थे कि बच्चे थोड़ा बहुत अपने हिसाब से पढ़ रहे थे, जैसे भी था जो भी था। बट अब अगस्त के महीने से आपको इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आते हुए दिखेंगे एंड एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। सिर्फ 12th नहीं, इस साल हम लोग 11th के भी इसी चैनल पे वीडियोस डालने वाले हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम क्लास 12 को श्री गणेश कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छे से बहुत प्यारे तरीके से नई फाइल्स बनाई गई है, नया कंटेंट लाया जाएगा जिससे आपको और ज्यादा बेटर मजा आए। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट गाइस? ये वन शॉट वीडियो में हम पूरे के पूरे एनसीईआरटी को एकदम थॉरोली स्टडी करेंगे, सारे कीवर्ड्स को लेकर आएंगे जिससे फिर से लास्ट ईयर हमने 12th में किया था वैसे ही इस साल भी हम 12th में कीवर्ड्स लेकर आएंगे ताकि बच्चों के बहुत ही जबरदस्त मार्क्स है। सो अब फर्स्ट लाइन एक एमसीक्यू बनती है यहां पे। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट, मतलब एकदम प्रॉपरली प्लान, एकदम प्लान, अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से सोचना कैसे काम करना है। और उस डेलिब्रेट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इज एज अ मैनेजमेंट। सो गाइस, मैनेजमेंट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, बट एग्जाम में एक एमसीक्यू बन सकता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक डेलिब्रेट प्रोसेस को फॉलो करती है जिसे हम बोलती है मैनेजमेंट। अब यही मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होता है सर, बड़ी कंपनी हो, छोटी हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, क्योंकि हर किसी का इंटेंशन एक ही है कि जितने भी लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हम उन सबके एफर्ट्स को एक साथ लेकर जाए टूवर्ड्स वेयर, टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सर अगर हम ये मैनेजमेंट की वर्ड ही देखें ना तो हमारी डेफिनेशन दी हुई है, मैनेज योर मैन टेकफुली। एज अ मैनेजर मेरे पास बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एज अ मैनेजर मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो हमें इन्हें इस तरीके से मैनेज करना है ताकि जो भी मेरा गोल हो, जो भी मेरा टारगेट हो, वो ढंग से अचीव हो जाए। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट। मैनेजमेंट में बहुत सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। मैनेजर मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स एज द, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम आगे जाके आपको पता चलेगा 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। विच लेवल स्पेंड्स द मोस्ट टाइम? कौन सा लेवल सबसे ज्यादा मैनेजमेंट में टाइम लगाता है? तो दैट इज द टॉप लेवल। टॉप लेवल सबसे ज्यादा एमसीक्यू बन सकता है। मैनेजिंग में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन होता है? दैट इज योर टॉप लेवल। अब नेक्स्ट है कंसेप्ट। What does management means? So guys, मैं आज आप लोगों को लिखवाता हूं। So management is a process, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, management is a process of getting things done। क्या? पहला तो ये एक तरीके का प्रोसेस है। दूसरा, यहाँ पे हम क्या फोकस कर रहे हैं? जो भी हमारा टास्क है, जो भी हमारा काम है वो हो जाए, दूसरों से करवाना। किस तरीके से? 2 E, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो सर फिर से, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। किस तरीके से? टू अचीव गोल्स। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो सर यहां पे हमने 3 वर्ड सीखे। फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड इफेक्टिव, और थर्ड एफिशिएंसी। कौन से 3 वर्ड हमने सीखे? फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड इफेक्टिव एंड थर्ड एफिशिएंसी। जब कभी भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड। जो हमें सीक्वेंस में एक एक करके जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और जिसको हम बोलते हैं POSDC। P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing and C stands for control। एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय मैनेजर कॉल्ड एज, तो उससे हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं।
इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है। जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो इफेक्टिवनेस एक ही चीज पे फोकस करता है कि भैया आपको जो भी टास्क दिया है, आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, इफेक्टिव का मतलब जो भी टास्क है, जो भी गोल है, उस गोल को कंप्लीट करना ऑन टाइम। टी स्टैंड्स फॉर टाइम। इफेक्टिव, टी स्टैंड्स फॉर टाइम कि सर क्या सर जो भी हमें गोल दिया है, सर हमें जो भी टारगेट दिया है, उस गोल को, उस टारगेट को हमें कैसे अचीव करना है। वी हैव टू अचीव इट इफेक्टिवली। कैसे अचीव करोगे? इफेक्टिवली। ठीक है। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या है प्रभु? एफिशिएंसी का मतलब बहुत सिंपल, कि हमारा जो भी टास्क है, उस काम को लगने करने में हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। तो सी, एफिसी, सीएलसी, सी का मतलब हो जाता है कॉस्ट। कि ये क्या फोकस करता है? जो भी हमें टास्क करना है, जो भी हमें काम करना है प्रभु, उस टास्क को, उस काम को मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम टू मिनिमम रिसोर्सेस, देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, विद मिनिमम रिसोर्स। ये फोकस करता है कि सर आपके कम से कम खर्चों में वी गेट मैक्सिमम आउटपुट। इफेक्टिवनेस बोलता है मेरा सिर्फ और सिर्फ टास्क टाइम पे हो। एफिशिएंसी क्या बोलता है कि सर जो रिसोर्सेज है कम से कम लगे, वी नीड टू हैव एन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इफेक्टिवनेस में एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, दे आर कंसर्न विद राइट थिंग्स, राइट टास्क। आपको बोला गया है चाय बनाने को, तो चाय बनाना इज योर राइट टास्क। अब चाय बनाने में 2 कप दूध लगना चाहिए, आप 4 कप लगा रहे हो, तो आप एफिशिएंट हुए क्या? नहीं। तो ये बोलता है डूइंग थिंग्स राइट, सही काम करना इफेक्टिवनेस, और उस काम को सही तरीके से करना एफिशिएंसी। इट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट, and it is concerned with optimum utilization of resources। किस चीज से कंसर्न है? वो कंसर्न होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स। फिर से हम अभी तक हमने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन, कैसे टू अचीव गोल्स, क्या? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब होता है कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम, एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट। इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग राइट थिंग्स, एफिशिएंसी इज कंसर्न विद डूइंग थिंग्स राइटली। इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद and result, efficiency is concerned with optimum utilization of resources। अब हम शुरू करेंगे, अब फटाफट थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाएंगे, जब एक मोमेंटम आ गया। अब नेक्स्ट है फीचर्स। तो पहला है फीचर दैट इज गोल ओरिएंटेड। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो एज अ मैनेजर मेरा फर्ज एकदम सिंपल है, सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को यूनाइट करो। सेम लाइन लिखी हुई है, यूनाइट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व। जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी वर्कर्स है भैया, हमें सबको साथ में लेकर चलना है, एक ही दिशा में। जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी वर्कर्स है, हमें सारे एम्प्लॉयज को, सारे वर्कर्स को साथ में लेकर चलना है। इन अचीविंग व्हाट? इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या अचीव करना है भाई? हमें अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट मैनेजमेंट इज, अब नेक्स्ट है, पंक्चुअलाइजेशन एकदम लास्ट में करेंगे। पहला है मैनेजमेंट इज परवेसिव। जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? मैनेजमेंट की। ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट दुनिया के, अभी हमने बताया, स्कूल हो, अस्पताल हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, एनजीओ हो, एक रिटेल आउटलेट हो, कहीं भी हो, हर जगह दुनिया के हर एक कोने पे क्या मैनेजमेंट अप्लाई करता है? बिल्कुल यस, इट्स अप्लाई एवरीवेयर। पर तो सर डिफरेंस क्या चीज का है? डिफरेंस सिर्फ 3 चीज का है प्रभु। फर्स्ट कल्चर, सेकेंड ट्रेडिशन, थर्ड हिस्ट्री, जिसको मैं बोलता हूं CTH, कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री। कि सर हर देश का माहौल अलग है, हर देश के ट्रेडिशंस अलग है, तो हर जगह अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है। बट क्या मैनेजमेंट हर जगह होता है? थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, नेवर एंडिंग। It keeps on going, never ending, ongoing series। ये कीवर्ड है, नेवर एंडिंग, ऑनगोइंग सीरीज, हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी भी रुकने वाला
नहीं है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज व्हाट? अ ग्रुप एक्टिविटी। जितने भी टीम है सबके एफर्ट्स को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना, सबके एफर्ट्स को साथ में लेकर, ऐसे टीम में 11 प्लेयर होते हैं ना, एज अ कैप्टन को हम कह सकते हैं, एक मैनेजर, तो उसकी जिम्मेदारी क्लियर है कि सारे टीम को साथ में लेकर आओ, सारे वर्कर्स को साथ में लेकर आओ, टूवर्ड्स वेयर? टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, गिविंग अ कॉमन डायरेक्शन। अगर कॉमन डायरेक्शन जैसा आए, टीम स्पिरिट आए, कॉर्पोरेशन आए, या हमारा टीम वर्क आए, तो कौन सा हो जाएगा? ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज डायनामिक। वी नीड टू अडेप्ट। आज मैकडॉनल्ड्स जब इंडिया में, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया तो पूरे दुनिया भर में जो एक नॉनवेज ब्रांड से फेमस था, उसने इंडिया में आके खुद की इमेज ही चेंज की, एंड दे केम विथ लॉट्स ऑफ वेज मेन्यू। बहुत सारे वेज बर्गर्स उनने बनाना शुरू कर दिए। तो दैट इज डायनामिक। आसपास के सिचुएशन, आसपास के माहौल के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। कुछ की स्टडी के कीवर्ड्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट, एडेप्टेबल टू चेंज, ये सारी चीजें कहां पे आ जाएगी? डायनामिक। अब लास्ट, मैनेजमेंट एक तरीके का इंटेंजिबल है। कैसे? हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते। बिल्कुल सच कहा है आपने गिरीश सर, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन। बट एक कंपनी अच्छे से कैसे चल रही है? 3 चीजों से। पहला, आपका जो भी टारगेट है, टारगेट शुड बी मेट। एक कंपनी के जितने भी हमारे एम्प्लॉयज है, एक कंपनी के जितने भी हमारे वर्कर्स है, एम्प्लॉय शुड बी हैप्पी एंड दे शुड बी ऑर्डरनेस। ऑर्डर होने चाहिए इंस्टेड ऑफ केओस। 3 चीजें, टारगेट्स आर मेट, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड देयर इज ऑर्डरनेस। सर, अभी तक हमने गोल ओरिएंटेड पढ़ा, सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को यूनाइट करना, परवेसिव, एप्लीकेबल, एवरीवेयर, डिफरेंस इज द सीटीएच। सर, कंटिन्यूअस, नेवर एंडिंग सीरीज हमेशा चलता रहेगा। सर, ग्रुप एक्टिविटी, टीम स्पिरिट, सबको साथ में लेकर आना। सर, डायनामिक, आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को चेंज करना। और इंटेंजिबल, दिखता नहीं पर महसूस। 3 चीजों से होता है, एम्प्लॉयज आर हैप्पी, देयर इज ऑर्डरनेस एंड देयर एम्प्लॉय एंड टारगेट्स आर मेट। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। एनसीईआरटी में इसमें फर्स्ट लाइन ही लिखी हुई है कि मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ वर्ड आया कि व्हाट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो आप कह सकते हो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब जब हम मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं तो 3 चीजों पे ध्यान होगा। पहला, काम। दूसरा, लोग। तीसरा, ऑपरेशन। क्या 3 चीजों पे काम होगा? काम, लोग एंड पीपल। अब जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल। क्या डिफाइन करो? जब भी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसका गोल क्या है। दूसरा, साथ ही साथ हमें बताना पड़ेगा द वे टू अचीव इट। कि भाई साहब, आप में से बहुत सारे लोगों का एक गोल होगा कि सर, हमें 12th में बोर्ड्स में 95, 96, एक लोग के होते हैं कि सर 98, 99% लाना है। दिस इज द चैनल जो आपकी हेल्प पूरे हद तक करेगा। तो देयर इज अ गोल। आपने एक गोल बनाया और उस गोल को अचीव करने का तरीका। अब जब भी आप गोल बनाते हो, उससे आपकी जिंदगी की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक सेकंड में यहां पे एक प्रॉब्लम, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमें क्या लेने पड़ते हैं? मैं लाइन से क्यों बताता हूं? डिसीजन। एग्जैक्ट लाइन है गाइस। अब उस फैसलों को पूरा करने के लिए कि सर अब हमें ऐसे करना, ऑपरेशन सिंदूर करना है, कि सपोज पाकिस्तान पर प्रॉब्लम दे रहा था तो उनके लिए फैसला किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर। अब उसके लिए प्रॉपर क्या बना? प्लान। अब उस प्लान के लिए हमने क्या दिया? हर अपने डिपार्टमेंट, हर हमारे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को बजट। जब बजट देते हो तो हर एक को क्या मिल जाती है? कुछ पावर्स, और पावर्स के साथ क्या आती है? जिम्मेदारी, जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगेन, प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के लिए थे फैसले,
फैसलों के हिसाब से बनाएंगे प्लान, हर प्लान का बनेगा एक बजट, और बजट के हिसाब से देंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही फ्लो है बताया चैप्टर 4 और 5। ये हो गया चैप्टर 4 और चैप्टर 5, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अब गाइस इंसान आ गए, काम हो गया, काम हो गया, काम डिसाइड हो गया। अब काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? लोग। जो भी टास्क है, जो भी काम है, उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? लोग। तो हमें क्या देखना है सबसे पहले कि हमारे पास सपोज जितने भी लोग हैं, सपोज हमारे पास नेवी है, आर्मी है और एयरफोर्स है, तो सपोज यहां पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल गिनता हूं, तीनों इंडिविजुअली एक तो अच्छे से काम करे, जो करते ही है, जितने भी हमारे नेवी वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, क्या ये एयरफोर्स हो गए, जितने भी इंडिविजुअल मैनेजर्स है, एक ढंग से परफॉर्म करे। दूसरा, एज अ टीम हमें इनसे मेक श्योर कराना है कि सही, जो आर्मी की वीकनेस हो वो एयरफोर्स पूरी कर दे, जो एयरफोर्स की वीकनेस हो वो नेवी पूरी कर दे, जो नेवी की वीकनेस हो वो आर्मी पूरी कर दे। हर कोई अपने स्ट्रेंथ, ये पॉइंट लिखा हुआ है, हर कोई अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कंपेंसेट करे। तो दैट इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो अब लास्ट इसमें क्या आ जाता है? हमने वर्क कर लिया, पीपल कर लिया, हमने सर काम डिसाइड कर लिया, काम करने के लिए लोग ले आए। अब इन्हीं लोगों से हमें काम करवाना है। जो हमारा इनपुट है, इनपुट को किस में कन्वर्ट करना है? आउटपुट पे। जो वर्क है वो किससे करवाना है? पीपल से। वर्क है वो किससे करवाओगे? पीपल से। जो इनपुट है उसको किसको कन्वर्ट करोगे? आउटपुट पे। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले काम डिसाइड किया, काम करने के लिए लोग लेकर आए, अब इन्हीं लोगों से हमें क्या करवाना है? टास्क। इन्हीं लोगों से हमें करवाना है काम, उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसी के साथ हमारे फीचर्स खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट इज योर फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है योर सोशल एंड थर्ड इज योर पर्सनल। कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे? 3। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। जब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, तो कीवर्ड याद रखना इसमें है SPG। कीवर्ड क्या सिखाया सर ने? SPG। S stands for survival, P stands for profit and G stands for growth। फटाफट करा रहा हूं। जब भी हम एक बिजनेस में काम करते हैं तो हमें इनिशियली इतना पैसा कमा लेना है, इतनी हमारी कमाई हो जानी चाहिए कि जो भी मेरा रेवेन्यू है, कितना गाइस? जो भी मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू किसके बराबर हो? रेवेन्यू शुड इक्वल टू कॉस्ट। अब जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो बिजनेस में मैं लूंगा बहुत सारा रिस्क। तो रिस्क के बदले, अब हमने जो रिस्क लिया, तो रिस्क के बदले हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? प्रॉफिट। और लास्ट है, अब जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, वी नीड टू थिंक फॉर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हमारा सेल, हमारा प्रोडक्ट, ये सारी चीजें बढ़नी चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड में इसको मूव कर रहा हूं और थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। जूम कैसे करते हैं? जूम 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 इन, आपको क्लियरली दिख जाए। चलो अब आगे। अब नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। ठीक है, हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स, लोगों, समाज के लिए कुछ अच्छा करना, स्कूल्स बनाना, अस्पताल बनाना, ये सारी चीजें हो जाएगी सोशल ऑब्जेक्टिव। बट सर क्या सिर्फ समाज और ऑर्गेनाइजेशन काफी है? नहीं, एक तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन किससे बनता है? उसके एम्प्लॉयज। तो हमें क्या करना है? अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, उनके लिए प्रोवाइड करना है हेल्थ केयर, और जो हमारे एम्प्लॉयज के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बनाना, उनके लिए अस्पताल बनाना, ये सब क्या हो जाएगा? जो हमारे एम्प्लॉयज के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल, उनके लिए अस्पताल, ये सब बनाना हमारे लिए हो जाता है एक तरीके से सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या हो जाएगा? इट विल बी अ पार्ट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम जब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, अगेन फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो गिरीश सर, आपने हमें 3 चीज बताई
तीन चीज बताए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। एक सेकंड, कहाँ गया पेन? हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट वी डिस्कस अगेन सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब इतना रेवेन्यू कमा लो दैट शुड बी इक्वल टू कॉस्ट। प्रॉफिट मतलब जो आपने कॉस्ट और साथ में जो रिस्क ले रहे हो, रिस्क के बदले आपको क्या चाहिए? रिटर्न। ग्रोथ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ना, सेल्स बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना, कैपिटल बढ़ना, ये सारी चीजें हो जाएगी ग्रोथ। तो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं तो एनवायरमेंट फ्रेंडली गुड्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्कूल्स, केयर, ये सब काम पे आ जाएगा सोशल। पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज के बारे में सोचना, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्कूल्स एंड एवरीथिंग, कहां पे हो जाएगा? सोशल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के 5 इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस क्या कहता है? पहला इंपॉर्टेंस बहुत ही अच्छी चीज कहता है, हेल्थ इन अचीविंग गोल्स। सर जो हमने इफेक्टिवनेस पढ़ा वो यही तो था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, हमें क्या फोकस करना है? जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे अपने एफर्ट्स को इंटीग्रेट करें। याद रखना, क्या करना? इंटीग्रेट करना, सबको साथ में लेकर जाना इन अ कॉमन डायरेक्शन, सीडी। क्या भैया? सीडी बनाएंगे कॉमन डायरेक्शन, क्या चीज की? टू अचीव माय ऑर्गेनाइजेशनल। जितने भी एम्प्लॉयज है सारे एम्प्लॉयज को साथ में एक साथ इकट्ठे लेकर चलो, ताकि भैया जो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है हम उसको अचीव कर सकें। सेकेंड, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एक ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी कैसे बनाता है? काम करने के लिए कुछ लगते हैं पैसे, हमें फोकस करना है कम से कम कॉस्ट पे। क्या बोला? जो काम करने के लिए कॉस्ट लग रहा है ना, वो हमारा कम से कम होना चाहिए, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो? इंक्रीज। मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। क्या बोला मैंने? मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी थ्रू फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या बोला? थ्रू फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, through following a process of organizing, through following a process of staffing, directing and controlling, उसके वजह से क्या होगा? increases efficiency, creates a dynamic organization। आसपास के बदलते माहौल, आसपास के बदलते सिचुएशन के हिसाब से हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो खुद को बदल सके। आज अगर हम बात करें कि मार्केट में आज वो ही प्लेयर्स या वो ही लोग टिक पाए हैं, क्या गाइस? हाँ, मार्केट में वो ही लोग, वो ही प्लेयर्स टिक पाए हैं, ठीक है, जो आसपास खुद को बदलते माहौल, बदलते सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर पाए। अगर आप खुद को बदल पा रहे हो, खुद को चेंज कर पा रहे हो, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ेंगे। वी नीड टू एक्सेप्ट चेंज और मॉडिफाई। क्या करना पड़ेगा? आसपास के माहौल के हिसाब से, आसपास के सिचुएशन के हिसाब से वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ। अब नेक्स्ट है गाइस, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे एम्प्लॉय से बनती है, तो इसमें कीवर्ड याद रखना, वी नीड टू रिकंसाइल। क्या करना है? रिकंसाइल। अब रिकंसाइल का मतलब क्या है कि सर अगर किसी साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लिया, तो हमें मेक श्योर करना है हम उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज को बांटें। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे एम्प्लॉयज डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, सबसे आ रहे हैं। अब उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ होते हैं फाइनेंशियल, कुछ होते हैं नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल मतलब दे नीड गुड सैलरीज, नॉन फाइनेंशियल मतलब दे नीड रिकॉग्निशन। अब अगर उनके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फायदा होता है, तो हमें रिकंसाइल कैसे करना है? अगर प्रॉफिट हुआ तो सैलरी दो, कुछ अच्छा आइडिया दिया तो रिकॉग्निशन दो। इस तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव करती है तो दे नीड टू थिंक फॉर द एम्प्लॉयज एज वेल। फिर एम्प्लॉयज और मेहनत करेगा और आगे कहानी चलेगी। और लास्ट से डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी सेम, वही एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स, लोगों के लिए सोचना, इको फ्रेंडली काम करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, जो सेम एज सोशल ऑब्जेक्टिव था। तो 5 पॉइंट फिर से देख लो। इंटीग्रेट करना, हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, इंक्रीज एफिशिएंसी, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट थ्रू पीओएसटीसी, अडेप्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट,
अचीविंग रिकंसाइल करना, और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, दैट इज योर नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे मैनेजमेंट में तीन चीजें हैं। फर्स्ट, देयर इज एन आर्ट, सेकेंड देयर इज अ साइंस, एंड थर्ड देयर इज अ प्रोफेशन। क्या है तीन चीजें? आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। क्या मार्कर का कलर चेंज कर सकते हैं? कर देते हैं, रेड ले लेते हैं। आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। बहुत लाइट से गाइस आंखों पे इसलिए आती है तो पता नहीं चलता है, सॉरी। अब व्हाट इज आर्ट? डिफाइन आर्ट। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनलाइज एप्लीकेशन, जो आपने सीखा है पर्सनलाइज अपने तरीके से करना, तीन चीजों से, आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस, आपके ऑब्जर्वेशन और आपकी पढ़ाई। इसको मैं बोलता हूं SOE, सो। आप स्टडी करते हो, पढ़ते हो, आप लोगों को देखकर सीखते हो, या सीख प्रैक्टिस कर करके सीखते हो। जैसे कि एक डांसर डांसर कई बार कुछ चीजें पढ़ता है, लोगों को डांस करते हुए देखता है, एंड दे एक्सपीरियंस इट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्ट के कुछ फीचर्स। पहला फीचर, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट को पढ़ने के लिए काफी सारी किताबें हैं, लिटरेचर से सब में बहुत सारी किताबें हैं जिनको आप पढ़ के सीख सकते हो। सो आर्ट सपोजेस एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। नेक्स्ट है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। गाइस दुनिया आपके एग्जाम में बुक में दिया हुआ है, दो सिंगर्स होते हैं, दो डांसर्स होते हैं, दे बोथ, ये दोनों सिंगर्स है, पर दोनों को अपना स्टाइल है, सबका अपना तरीका होता है, उससे हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जो हमने नॉलेज सीखा है, फर्स्ट पॉइंट में जो भी नॉलेज हम सीख रहे हैं, वो उस नॉलेज को हर कोई आर्टिस्ट या हर कोई बंदा अपने स्टाइल में अप्लाई करता है। और लास्ट है बेस। जितना ज्यादा आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा उसमें मेहनत करोगे, आप उसमें उतना ही क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग। हायर द प्रैक्टिस, हायर द क्रिएटिविटी मेक यू स्ट्रॉन्ग इन दैट। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम कवर करेंगे मैनेजमेंट के साथ। फर्स्ट, प्रैक्टिसेस। तो गाइस जो भी एक मैनेजर होता है, आज आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो देयर इज लॉट्स ऑफ स्टडी, देयर इज लॉट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयर इज एन एक्सपीरियंस। क्या जो एग्जिस्ट थियोरेटिकल नॉलेज वाला था, जो हमारा थियोरेटिकल नॉलेज वाला था, आर्ट वाला पॉइंट, क्या वो इसमें है? यस, मैनेजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट सर, वेरियस थियरी। हर कोई बंदा अपने स्टाइल में अपने तरीके से मैनेज करता है। दुनिया में बहुत सारे टीचर्स हैं, दुनिया में दुनिया भर के मैनेजर्स हैं, हर कोई मैनेजर अपने अपने स्टाइल में अपने अपने तरीके से काम करता है। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल, पर और इसके साथ जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा हम उसमें स्किल्स लगाएंगे, उतना ही हम उसमें क्या हो जाएंगे? माहिर। We used to use our practice, creativity and imagination. आज हर कोई मैनेजर, गाइस दुनिया के जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, सब वही PhD लगाते हैं, बट सबका अपना एक स्टाइल है। जो जिस तरीके से लगाता है वो उतना सक्सेस पाता है। और तीसरा पॉइंट क्या? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस है। यस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा उसमें माहिर होते चला जाओगे। इसलिए ऐसा कहते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके से आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके से आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। क्लियर है? तो पर्सनलाइज नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस, S stands for science, S stands for systematic body of knowledge। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हुआ है आपका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हमारे साइंस ने चीजों को सिस्टमैटिकली डिफाइन किया हुआ है। बहुत सारी चीजें एकदम सिस्टमैटिकली हर किसी को पता है, क्या काम करना है, कैसे करना है, मतलब ये करोगे तो ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ से एप्पल जब गिरेगा वो नीचे ही गिरेगा, ये बनाया हुआ है कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा कॉज एंड इफेक्ट एस्टैब्लिश्ड है। जब भी पेड़ से एप्पल नीचे गिरेगा वो नीचे ही गिरेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी जिसे बोलते हैं, लॉ ऑफ मोशन, अलग अलग बहुत सारे लॉस पढ़े। देयर इज एन कॉज एंड इफेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ साइंस क्या है? सिस्टमैटिक। आपको एग्जाम में क्यों? बिकॉज मैं बता रहा हूं, आपको एग्जाम में आ जाएगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद फीचर ऑफ साइंस इज दिस।
सीधा दे देंगे कॉज एंड इफेक्ट, तो आंसर हो जाना चाहिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जो भी हमारे साइंस के प्रिंसिपल है उसको हमने थॉरोली एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके फटाफट फटाफट बनाया है। तो कैसे बने हैं? थ्रू एक्सपेरिमेंट। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है 2H2O, तो ये बनता है एक तरीके से, ये ऐसा ही है ना शायद, हाँ 2H2O, मेरे ख्याल से ये ऐसा है, हाँ। तो 2H2 प्लस O2 गिव यू 2H2O। प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंट करके डेवलप किया गया। और लास्ट है, पूरे दुनिया में कहीं भी इन प्रिंसिपल्स को लगा लो। एक होता है दो चीजें, एक अप्लाई करना, एक वैलिडेट करना। क्या बोला मैंने? देयर आर टू थिंग्स, वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल एंड वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है कि आप दुनिया भर में चीजों को लगा सकते हो। इसी पॉइंट से मैनेजमेंट को भी शुरू करते हैं कि गाइस यूनिवर्सल एप्लीकेबल, कि सर क्या साइंस के प्रिंसिपल्स पूरी दुनिया में लग सकते हैं? यस यस, साइंस क्या है? एप्लीकेबल भी है। और सर साइंस के प्रिंसिपल तो दुनिया भर में जब आप लगाते हो, जब पूरी दुनिया भर में हम अप्लाई करते हैं, तो क्या हमें सेम रिजल्ट भी मिलते हैं? यस, वो भी सही है। बट हम जब बात करते हैं मैनेजमेंट की, सर मैनेजमेंट अभी आपने बताया इट्स परवेसिव, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, दुनिया के हर एक कोने में, दुनिया के हर एक जगह वो अप्लाई तो होता है। बट क्या सर मैनेजमेंट सेम रिजल्ट दे सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हम मैनेज किसको करते हैं बताएं? मैनेजमेंट इज डन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और इनके बिहेवियर को एग्जैक्टली हम समझ सकते हैं क्या? हर एक ह्यूमन सेम होता है क्या? जैसे कोई 11th 12th के स्टूडेंट स्ट्रगल वाले देख रहे हो तो पता होगा, एक मैं हूं, एक जिनेश सर है मेरे सामने बैठे हैं। अब मेरा बिहेवियर जिनेश सर का बिहेवियर अलग हो सकता है। क्या जरूरी है नवीन सर जिस तरीके से मुझे कन्विंस करेगा जिनेश सर को वैसे करे? हो सकता है जिनेश सर को प्यार से समझ आ जाता है, मुझे डांटना पड़ता है, मैं ठीक। दैट इज व्हाट यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, मैनेजमेंट में नहीं होती है। ठीक है, ये पॉइंट मैं साथ में करा दिया। अब शुरू करते हैं बाकी का कंपैरिजन। बाकी मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमैटिक, या हमारे जैसे साइंस में सारी चीजें सिस्टमैटिकली डिफाइंड है, क्या मैनेजमेंट में भी है? यस। सेकेंड चैप्टर बना दिया भाई प्रिंसिपल्स का पूरा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, कमांड, डायरेक्शन। तो सारी चीजें सिस्टमैटिकली यहां पे डिफाइंड है। दूसरा, अब गए से सारे प्रिंसिपल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है डेवलप हुए हैं, बट सर ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एवरी टाइम गिव सेम रिजल्ट, बट क्या मैनेजमेंट देगा? नहीं। क्यों? मैनेजमेंट किससे डील करता है? ह्यूमन बिहेवियर। और हम ह्यूमन बिहेवियर को एग्जाम में कीवर्ड ये लिखना, क्या हम ह्यूमन बिहेवियर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नो। जो भी हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है, क्या वो उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नो। इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट साइंस या इनएग्जैक्ट साइंस? इट इज कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस। जो भी मेरा मैनेजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से इनएग्जैक्ट साइंस। चलो आगे बढ़ते हैं, या मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इससे पहले एक चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। ये एक लास्ट पैरा दिया हुआ है एनसीईआरटी में जहां पे साइंस खत्म होता है, कि सर मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों कैसे है? पता है मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं जैसे हमारे साइंस में है। यस, ये लिखा हुआ है, मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं जैसे हमारे साइंस में है। बट ये जो प्रिंसिपल है ना, हर एक मैनेजर अपने स्टाइल में अपने तरीके से अप्लाई करता है। तो ये क्या हो गया? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसलिए ऐसा बोला जाता है, ये एक्सक्लूसिवली दोनों को एक अलग अलग नहीं है। साइंस और आर्ट म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जो साइंस के प्रिंसिपल्स हमने डेवलप किए, हर कोई बंदा इसको अपने स्टाइल में अपने तरीके से क्या करता है? अप्लाई। तो इससे हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे प्रोफेशन।
प्रोफेशन के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इसके पहले फीचर्स पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे अब अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंट, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हो तो पूरा वेल डिफाइंड है। फर्स्ट यू हैव टू डू अ सीए फाउंडेशन, देन यू हैव टू डू सीए इंटरमीडिएट, देन यू हैव टू डू सीए फाइनल। सारी चीजें प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। आज अगर मुझे खुद को सीए कहलाना है प्रोफेशन में, तो मुझे पहले सीए की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। क्या हासिल करनी पड़ेगी? डिग्री। और इस डिग्री के लिए क्या हासिल करनी है? मुझे हासिल करनी है सीए की डिग्री। और इस डिग्री के लिए मुझे क्या देने की जरूरत है? मुझे देने की जरूरत है एग्जाम। पहला पॉइंट है वेल डिफाइंड, सारी चीजें वेल डिफाइंड है। दूसरा, अगर हमें, दूसरा पॉइंट क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अगर मुझे खुद को सीए कहलाना है, क्या कहलाना है? सीए, तो उसके लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए सीए की डिग्री। और वो डिग्री के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा सीए का एग्जाम। थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे हमारे सीए के प्रोफेशनल एसोसिएशन का नाम है आईसीएआई। इसका 3 काम होता है। फर्स्ट, लोगों की एंट्री को रेगुलेट करना। दूसरा, हर मेंबर को देना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एक तो जब मैं सीए बन जाता हूं तो मेंबरशिप नंबर आईसीआई देती है। दूसरा, अब अगर मुझे सीए प्रैक्टिस करना है, क्या करना है? सीए प्रैक्टिस, तो मुझे मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो भी आईसीआई देती है। और आईसीआई का एक और काम है टू मेंटेन और क्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट। 3 काम क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन के? मेंबर की एंट्री, मेंबर की सीओपी एंड और एसोसिएशन मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। अब बनाने की बात आए तो प्रोफेशनल एसोसिएशन और हर एक मेंबर को इन सारे कोड ऑफ कंडक्ट को सीरियसली क्या करना होता है? फॉलो। हर मेंबर को ये जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसे सीरियसली फॉलो करना है, तो वो कहा जाएगा एथिकल। बाउंड बाय, ऑल प्रोफेशन आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। और लास्ट है सर्विस मोटिव। हर एक का मोटिव क्या है? जो भी उनकी क्लाइंट्स है, उनके क्लाइंट्स को सर्व करना। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, सारे क्लाइंट्स को ढंग से सर्व करना, उनके बारे में सोचना। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या हमारे जैसे मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड था, क्या प्रोफेशन में भी? यस सर, हम 11th करते हैं, 12th, फिर हम बैचलर्स करेंगे, फिर हम मास्टर्स करेंगे, फिर इसके बाद किसको पीएचडी करनी है तो भी कर लेना। तो सारी चीजें क्या है यहाँ पे सर? देयर इज प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड। सर फर्स्ट पॉइंट है क्या? यस। सेकंड, सर कोई अब लेकिन सर आपने प्रोफेशन में बताया देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, पहले एग्जाम दो, डिग्री लो, पर मेरे पापा तो सालों से बिजनेस मैनेज करे हुए डिग्री बिना। यस। क्या मैनेजमेंट में कोई डिग्री चाहिए क्या? नहीं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? नहीं। तीसरा, सर अभी आपने बताया कि हर प्रोफेशन का एक एसोसिएशन है, सीए का था आईसीआई, जैसे डॉक्टर्स का एम्स, लॉयर का बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बट सर हमारे मैनेजमेंट का भी बना के रखा है उन्होंने, ईमा, ऑल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन। किसके पापा के पास उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे, कोई कर रहे हैं क्या? नहीं। सर जब इसी के मेंबर बनना ही जरूरी नहीं है, इसका मेंबर बनना ही जरूरी नहीं है, तो कोड ऑफ कंडक्ट काई के फॉलो करने? बट आज की डेट में प्रोफेशनली हर कोई मैनेजमेंट बिजनेस मैनेज करते हैं, तो वी हैव सम एथिक्स, वी हैव सम की मॉरली काम करना चाहिए। तो कंपलसरी है क्या? नहीं। लास्ट, हमारे प्रोफेशन का मोटिव है सर्विस, लोगों को सर्विस देना। बट कोई भी इंसान आज बिजनेस को मैनेज कर रहा है तो एक ही मोटिव है, क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब भी इंसान बिजनेस कर रहा है वो एक ही मोटिव, एक ही लक्ष्य के साथ कर रहा है, और वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसलिए मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, पर धीरे धीरे कोशिश कर रहा है बनने की। चलो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे 2 ही टॉपिक बचे मेजर, लेवल्स एंड हमारे वो कोऑर्डिनेशन। ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेशन मैं सोच रहा हूँ मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। मैं काम करता हूँ आज सिर्फ लेवल्स ऑफ फंक्शंस करा रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन को लेके मैं एक अलग से वीडियो आऊंगा, क्योंकि चैप्टर 1 का एक वो वैसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है।
तो कोऑर्डिनेशन में एनसीईआरटी या किसी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल टर्म। तो अब मैनेजमेंट ने 3 रिलेशन, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कैसे डिफाइन होती है? ये डिफाइन होती है थ्रू द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारी जो है ना मैनेजमेंट, 3 लेवल उसने बनाए। सबसे पहले टॉप, फिर एक बनाया मिडल और एक बनाया ऑपरेशनल। थोड़ा सा इसको भी हम सेंटर पे लाएंगे। पहले हम बता देते कि टॉप लेवल में कौन कौन आता है। चलो एक सेकंड, जूम का होता है क्या? जानिए, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। टॉप लेवल में कौन कौन आता है? तो टॉप लेवल में आते हैं हमारे सारे सी से स्टार्ट होने वाले चेयरमैन, सीएफओ, सीईओ, प्रेसिडेंट। याद रखना प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्या गाइस, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट होता है, दोनों के दोनों कौन से लेवल का पार्ट है? दे आर द पार्ट ऑफ टॉप लेवल। अब इनके 5 फंक्शन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक बंदा दिया हुआ है इस लेवल पे, कौन से फंक्शन है, या उसको आइडेंटिफाई करो इसके थ्रू और बाकी के बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेट करना ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटी, सभी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन। याद रखना कीवर्ड कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में दूसरा पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन, सब प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, या हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे, सबके बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, कंपनी का वेलफेयर, कंपनी का सर्वाइवल, कंपनी के गोल्स, ये सब कौन डिसाइड करता है? इंटीग्रेट, वेलफेयर, रिस्पॉन्सिबल। अब नेक्स्ट है फॉर्मुलेट गोल्स, और लास्ट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारी अब कंपनी में कुछ बहुत बड़ा हो जाए तो बाहर की दुनिया के साथ डील करना, सोसाइटी के साथ डील करना, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ डील करना, कौन करता है? टॉप लेवल। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। एक है बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, क्या करोगे सारे डिपार्टमेंट से, जिससे हम क्या अचीव कर सकेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड वेलफेयर। पांचों याद रख लो। सबसे पहले इंटीग्रेट करना, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर। थर्ड, एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या फॉर्मुलेट करना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और लास्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, मिडल लेवल। दे आर द लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल। याद रखना इनको हम डिविजनल हेड भी कहते हैं। इनका काम होता है जो भी टॉप लेवल ने प्लान बनाया उसको इंप्लीमेंट करना। तो फर्स्ट, इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप, जो पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाई है उसको इंटरप्रेट। और नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत सिंपल। प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट का सबसे पहले काम होता है उनके पास नेसेसरी एम्प्लॉयज होने चाहिए। सर एक टास्क को, ये काम को करने के लिए जितने भी लोग चाहिए उतना होना चाहिए। काम हो गए, फिर उनको हम क्या करेंगे? असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले लोग ले आओ, उन लोगों को काम असाइन करो, फिर काम असाइन कर हमें क्या करना है? मोटिवेट। और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या करना चाहिए? जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट आपस में करने चाहिए कॉर्पोरेशन। अगेन इंटरप्रिटेट, हमारे पास सही बंदे होने चाहिए, उनको काम असाइन, उनको मोटिवेट एंड कॉर्पोरेट। क्यों सर आपने कॉर्पोरेशन यहाँ पे फोकस किया पता है? जब कोऑर्डिनेशन हो, सारे फंक्शन साथ में लेके चलना हो, तो कौन सा लेवल होगा? टॉप लेवल। और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का मिलकर काम करे, अच्छे से काम करे, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन। ये हो गया हमारा मिडल मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पानी कैसे गिर रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशनल। इसके अंदर आते हैं फोरमैन, सुपरवाइजरी, सेक्शन ऑफिसर्स, ये सब। ये इनका काम क्या है? जो प्लान ड्रॉन अथॉरिटीज लिमिट, अब एग्जाम में आ सकता है विच उस लेवल अथॉरिटीज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू प्लान ड्रॉन बाय टॉप लेवल। आंसर आता है दिमाग में आएगा मिडल, नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशनल लेवल। इनके पावर्स भी, इनकी जिम्मेदारी भी एक बार कौन ड्रॉ कर देता है? टॉप लेवल। ये एक्चुअल में कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन मैनेजर। क्यों? बिकॉज जो मैनेजमेंट को वर्कर्स को कुछ बात बतानी है तो इनके थ्रू होती है, और हमारे वर्कर्स को अगर कोई फीडबैक देना है तो वो भी इनके थ्रू होती है, बिकॉज दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स। यही लोग हैं जिनके बाद आपका वर्कर्स होता है।
तो वर्कर्स को कोई दिक्कत होगी तो इनको बताएंगे, और अगर मिडिल लेवल को कोई वर्कर्स तक बात पहुंचानी है तो इन्हीं के थ्रू पहुंचाएंगे। इनका काम होता है वेस्टेज को कम से कम रखना और हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना। क्या ऑर्गेनाइजेशन का जो वेस्टेज है ना वो कम से कम होना चाहिए, और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, क्योंकि यही लोग हैं जो एम्प्लॉयज का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट मैं आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करा रहा हूं। फंक्शन में सबसे पहले 5 P S O C C। अभी हमारे यहाँ डिटेल में नहीं है, पूरे इन चैप्टर्स है, तो आप लोगों को डिटेल में जब वीडियोस आएंगे ना तो समझ जाओगे, बट सिर्फ बता दो। प्लानिंग का मतलब गोल्स वगैरह सेट करना, और उन गोल्स को कैसे अचीव करना है, एक ही तरी 2 E, इफेक्टिवली यानी टाइम, एफिशिएंटली मतलब कॉस्ट। अब उस काम को करने के लिए लोगों को जिम्मेदारी, उनको ग्रुप करना, उनको अथॉरिटी देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये सब हो जाती है ऑर्गेनाइजिंग। अब उस काम को करने के लिए हमें लोग लाना है, तो फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, स्टाफिंग। लोग आ गए, अब इन्हीं लोगों से काम करवाना, उसे हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। और लास्ट है चेक करना, जैसा हमने सोचा था क्या हम वैसा काम कर पा रहे हैं कि नहीं, उसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। डन। अभी हमारा कोऑर्डिनेशन ही शायद तक इस चैप्टर का बाकी है। मैं एक बार आपको करवा देता हूँ, कितनी स्लाइड्स है, 4-5 स्लाइड्स, 15 मिनट में मैं आपको करा देता हूँ। अगर आपको लगे कि जरूरत फिर से डिटेल में तो हम करेंगे। फर्स्ट, द प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सारे डिपार्टमेंट के बीच में श्रिंकनाइजेशन होना, सबको साथ में लेके चलना। एनसीईआरटी में लाइन भी दी हुई है कि बहुत सारे मोतिया अगर फंक्शन है या डिपार्टमेंट्स है तो उन सबको जो धागा है जो साथ में जोड़ता है वो धागा इज कोऑर्डिनेशन। द फोर्स एग्जाम में दैट बाइंड, सारे फंक्शंस को साथ में लेके चलना। इट इज इम्प्लिसिट, हर एक फंक्शन में, हर एक डिपार्टमेंट में ये मौजूद होता है। 3 MCQ क्वेश्चन बता दिए। श्रिंकनाइज, बाइंड्स, इम्प्लिसिट और हर जगह मौजूद होता है। ठीक है, हमें इंडिविजुअल, अब गाइस कोऑर्डिनेशन चाहिए कि इंडिविजुअल मिलकर अच्छे से काम करे ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो। सभी लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो। और फिर से सिंक्रोनाइजेशन। ये सारे कीवर्ड्स, ये सारे लाइंस है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, जो आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज है, सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को यूनिफाइज करना, यूनाइट करना, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकें। दूसरा, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब एम्प्लॉयज की बात हो तो इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, और जब हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, जो हमारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है उन डिपार्टमेंट्स के बीच में एक बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए, सबको साथ में लेकर आना है, वो क्या हो जाएगा, यूनिटी ऑफ एक्शन। कंटिन्यूस प्रोसेस, एक नहीं, हर जगह, हर बार कोऑर्डिनेशन जरूरी, सेम। परवेसिव, एप्लीकेबल, ऑल लेवल्स एंड ऑल डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल्स है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, हर लेवल, हर डिपार्टमेंट में ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। 3 होते हैं, टॉप, मिडल, ऑपरेशनल। टॉप लेवल क्या कोऑर्डिनेट करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल क्या कोऑर्डिनेट करता है, डे टू डे एक्टिविटी को। एंड ऑपरेशनल लेवल कोऑर्डिनेट करता है, सॉरी, मिडिल लेवल करता है अपने डिपार्टमेंट को, एंड ऑपरेशनल करता है डे टू डे। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटेड डेलिब्रेट, उसमें की वर्ड है कॉन्शियस मैनर, सोच समझ के करना। कोऑर्डिनेशन है बट कॉपरेशन नहीं, तो काम तो हो जाएगा बट एम्प्लॉयज खुश नहीं। और कॉपरेशन है, एम्प्लॉयज खुश है बट काम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे कोऑर्डिनेशन, इसलिए बोलते हैं थ्रेड गाइडलाइन, जो मैंने आपको समझा दिया। और लास्ट है इंपॉर्टेंस, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल और रीजन। मैं आपको फिर से टॉपिक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इसकी पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत आपको
दिक्कत देता है, सिर्फ वन शॉट के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं। सारे इंडिविजुअल्स वर्क करे टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन व्हाट, इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसके बीच में हार्मनी होनी चाहिए? इंडिविजुअल गोल, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में क्या होना चाहिए? हार्मनी। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा हम अलग अलग डिपार्टमेंट लाएंगे, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए? डिपेंडेंसी। वी नीड टू हैव अ लिंक, ये सारे डिपार्टमेंट अच्छे से काम करें। लास्ट है स्पेशलाइज्ड। अब हर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा हम हायर करेंगे स्पेशलिस्ट, हम हायर करेंगे एक्सपर्ट्स। सो अब जब एक्सपर्ट्स आते हैं ना तो बोलते हैं कि मैं तेरी क्यों सुनूं, तू मेरी क्यों सुने, तो इनके बीच में भी क्या होना चाहिए? स्पेशलाइज कोऑर्डिनेशन। स्पेशलाइजेशन अराइजेस आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टास्क को हम एक्सपर्ट्स लाते हैं, तो इन स्पेशलाइज्ड के बीच में रिकंसाइल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। 50 मिनट में ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन का हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसको हमको बहुत डिटेल में पढ़ाना है। वैसे वन शॉट के हिसाब से तो हो गया, बट हो गया 51 मिनट से 55 मिनट्स में हुआ। बताइएगा कैसा लगा, फिर हम चैप्टर 2 पे डालें। आज के लिए इतना, सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय।